नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लेके आए हैं वर्ण के भेद। वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब आइए, स्वर किसे कहते हैं? जो ध्वनियाँ बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, वे स्वर कहलाती हैं। दूसरे शब्द में हम सब कह सकते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर हमारे 11 हैं, जैसे अ, आ, इ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब आगे है स्वर के भेद। स्वर के भेद कई प्रकार के हैं। यहाँ पे हम मुख्य रूप से भेद के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मात्रा, उच्चारण और काल के अनुसार। ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। पहला ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, ऊ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। दूसरा है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा के प्रयोग मतलब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अब है अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला अर्थात अग्रभाग काम करता है, वे अग्र स्वर कहलाते हैं या कहते हैं। उसे अग्र स्वर कहते हैं। जीभ के आगे वाला भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे वाला भाग काम करता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। ई, इसका उदाहरण है इ, ए, ऐ। दूसरा है मध्य। मध्य को हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच वाला यानी मध्य भाग काम करता है या क्रियाशील रहता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। तीसरा है पश्च। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सहायक होता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ऊ, ओ, औ। तीसरा है मुंह के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। इसको हम कह सकते हैं जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। ये 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। विवृत मतलब ओपन, अर्धविवृत हाफ ओपन, संवृत क्लोज और अर्धसंवृत हाफ क्लोज। पहला है विवृत। जिन स्वरों को बोलने में जीभ बहुत नीचे चली जाती है, उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है। अर्धविवृत।
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ कम नीचे जाती है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ बहुत ऊपर उठ जाती है वे समृद्ध स्वर कहलाते हैं या समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ आधी सी ऊपर उठती है उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। अब चौथा प्रकार है नासिका के प्रयोग के आधार पर। पहला है अनुनासिक, दूसरा अननुनासिक। अनुनासिक, नाक तथा मुंह से निकलने वाली ध्वनि अनुनासिक कहलाती है। नाक तथा मुंह से निकलने वाली ध्वनि अनुनासिक कहलाती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। अब फिर दूसरा है अननुनासिक। अननुनासिक को हम निरानुनासिक भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा सीधे मुंह से बाहर निकल जाती है उसे निरानुनासिक या अननुनासिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा सीधे मुंह से निकल जाती है उन्हें निरानुनासिक या अननुनासिक स्वर कहते हैं। अब अगला है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जा सके अर्थात जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जा सके, मतलब जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते और उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो और हवा मुंह के अंदर कहीं रुकावट से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजन स्वर के बिना अधूरे होते हैं। सभी व्यंजन स्वर के बिना अधूरे होते हैं। अब है अगला व्यंजन के भेद। पहला है खड़ी पाई के आधार पर भेद। खड़ी पाई का मतलब है कि आ की मात्रा के आधार पर भेद। बिना खड़ी पाई के व्यंजन। बिना खड़ी पाई के व्यंजन 7 होते हैं, जैसे ड, अंग, छ, ट, ढ, द और र। शेष सभी व्यंजन खड़ी पाई के व्यंजन कहलाते हैं। 7 व्यंजन ऐसे हैं जिनमें आ की मात्रा या खड़ी पाई नहीं लगती और शेष सभी व्यंजन में आ की मात्रा या खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर व्यंजन के 2 भेद हुए। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। दूसरा उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं क्योंकि इनका उच्चारण आधे मात्रा में होता है। व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं क्योंकि इनका उच्चारण आधे मात्रा में होता है। व्यंजन पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण।
स्पर्श व्यंजन वर्ण। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श किया जाता है उन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श किया जाता है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये क वर्ग से लेके प वर्ग तक होते हैं। इनमें वर्णों की संख्या, स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या 25 होती है। फिर दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण 4 होते हैं। अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो व्यंजन एवं स्वर दोनों होते हैं। ऐसे वर्ण जो व्यंजन एवं स्वर दोनों होते हैं, अर्थात वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थानों को आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये 4 होते हैं य, व, र, ल। य व को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर क्या है? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण आंशिक रूप से स्वरों की भांति होता है उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। र को हम लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। र को हम लुंठित या प्रकंपित वर्ण। अब लुंठित वर्ण क्या है? कंपन से उच्चारित होने वाला वर्ण या लुढ़क कर जिस वर्ण की ध्वनि बाहर निकलती है उसे प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। फिर है ल। इसको हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। अब पार्श्विक वर्ण क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण करने पर वायु जिह्वा के बगल से निकलती है उसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर वायु जिह्वा के बगल से निकलती है उसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तीसरा है ऊष्म संघर्षी व्यंजन वर्ण। ऊष्म संघर्षी व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करने पर वायु ज़्यादा गर्म बाहर निकलने या वायु जो है ज़्यादा गर्म से बाहर निकले या घर्षण से बाहर निकले उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये 4 होते हैं श, ख, स, ह। ह को हम स्वर यंत्रमुखी भी कहते हैं। अब अगला है संयुक्ताक्षर। 2 संयुक्ताक्षर मतलब 2 व्यंजन मिलके जब एक व्यंजन का निर्माण किसी तीसरे व्यंजन का निर्माण करें तो संयुक्त व्यंजन है। कि 2 व्यंजनों से मिलके कोई तीसरा व्यंजन जब बनता हो उसे संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। कि संयुक्त 2 अलग अलग उच्चारण स्थान के वर्णों के योग से बनने वाले वर्णों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स। छ, त्र, ज्ञ और स।